बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। हर कोई इस्लामोफोबिया की बात तो करता है, कोई हिंदू फोबिया की बात क्यों नहीं करता? आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे ये हिंदू फोबिया आखिर है क्या, हिंदुत्व आइडियोलॉजी आखिर है क्या। भारत में तमाम रिलीजन्स, तमाम मज़ाहिब गैर महफूज हैं, ख़ास तौर पर मुसलमान। अल्लाह वहाँ के सिखों और मसीहों को भी उन पर रहम फरमाए, बड़ी मुश्किल में है। वजह जाहिर है, हिंदू इंतहा पसंद सोच का बानी, गुजरात का कस्साब, RSS जैसी दहशतगर्द तंजीमों का सरगना, भारतीय जनता पार्टी का वजीर आजम नरेंद्र सिंह मोदी, जिसको दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक दहशतगर्द करार दे चुके हैं। हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं। हाल ये है कि बॉलीवुड से लेकर अंडरवर्ल्ड तक सब उसके कंट्रोल में है। फौज उनकी इस कदर कमजोर और डरपोक हो चुकी है कि चाय के बहाने जहाज क्रैश कर देते हैं। बीजेपी की वजह से 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और अब उसी दहशतगर्द ने एक ऐसा मंसूबा तैयार किया है जिसकी वजह से भारत की तमाम मसाजिद खतरे में पड़ गई हैं। जी हां, इस मंसूबे में भारत अकेला नहीं है, क्योंकि इजराइल पाकिस्तान पर उसे तस्लीम करने के लिए काफी वक्त से दबाव बढ़ा रहा है। इसीलिए भारत को इस्तेमाल इस वक्त किया जा रहा है। इस मंसूबे का नाम वक्फ तरमीमी बिल 2024 है। इस तरमीम के जरिए मुसलमानों की 8.5 लाख से जायद मतरूका वक्फ इमलाक प्रॉपर्टीज पर हिंदू इंतहा पसंद कब्जा करना चाहते हैं, जिनमें हमारी मस्जिदें शामिल है, हमारे मदरसे शामिल है, हमारे कब्रिस्तान और मज़ारात वगैरह शामिल है। ये बिल भारतीय सेनेट से 4 अप्रैल 2025 को मंजूर हुआ और 8 अप्रैल को इस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई। 19 दिन पहले नाफिज हुआ ये। इसकी मंजूरी से मस्जिदों, मदरसों को चलाने वाले जो बोर्ड्स होते हैं, जो इंतज़ामिया होती है, उनकी सरबराही, चेयरमैनशिप एक हिंदू भी अब कर सकेगा। ये अमेंडमेंट लाई जा चुकी है, जिसका मतलब आप जानते हैं कि इस बिल के खिलाफ बशमूल आप जानते हैं कि मुसलमान तो हैं भारत में, दुनिया भर के मुसलमानों ने एहतजाज किया, बड़ी आवाज़ उठाई और आज भी एहतजाज कर रहे हैं। इस कानून साजी से कबल ये इमलाक वक्फ एक्ट 1995 के तहत चल रही थी। इसी कानून के तहत वक्फ ट्राइब्यूनल्स भी काम करते थे, कायम किए गए थे, जो जल्द फैसले करते थे, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करते थे, इन प्रॉपर्टीज़ का इंसाफ देते थे इस्लामिक कवानीन के मुताबिक। अब वो भी मोदी को अपने कंट्रोल में चाहिए ताकि सारे फैसले वो करवा सके और वो इन इमलाक का मालिक बन जाए। भारत की सियासी जमातें हों, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट जमातें और दीगर ने भी इस काले कानून की मजम्मत की है। सिख बरादरी के रहनुमाओं ने भी शदीद परेशानी का इजहार किया। कहते हैं अब जो गुरुद्वारा एक्ट है 1925 का, उसके अंदर भी तरमीम करके कब्जा कर लिया जाएगा और कत्लेआम शुरू हो जाएगा। हिंदुत्व आइडियोलॉजी के मुताबिक हिंदू मजहब से जुड़ी इमलाक पर कब्जा करना होगा। जैसे कहा गया था कि बाबरी मस्जिद की जगह पर पहले मंदिर होता था, इसलिए वो था तो सारा झूठ, लेकिन उसको बुनियाद बना के सारा ऑपरेशन किया गया और इसी तरह मजीद भी किया जाएगा आने वाले वक्त में। मकबूजा कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म करना भी इसी सोच की अहम उसका जुज़्व है, अहम पार्ट है। इससे पहले मोदी ने, हम जानते हैं कि अमेंडमेंट करके बहुत सारे सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल आया, उसके ज़रिए 3 बार तलाक देने के कानून के ज़रिए तरमीम लाकर इस्लाम के तारीख़ी मकामात का नाम तब्दील करके मुसलमानों पर जुल्म की तारीख़ रकम की जा रही है। भारत के मुसलमान तो बेचारे बीफ भी बड़े मुश्किल से, यानी बड़े का गोश्त भी बड़े मुश्किल से छुप छुप कर खाते हैं, ताकि आपको मालूम है किस तरह पब्लिक लिंचिंग की जाती है, उन पर हमले कर देते हैं मॉब। और हम जानते हैं कि हिंदू बरादरी वो पवित्र गाय मूद से अपनी रस्में पूरी करती रहेगी। तो ये जो जुल्म है, इसके खिलाफ, इस दहशत गर्दी के खिलाफ मकबूजा कश्मीर में पहलगाम के अंदर जो दहशत गर्दी भारत ने की, जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसके बाद पाकिस्तान पे झूठे इल्ज़ामात का सिलसिला, अपनी नाकामी का एतराफ़ किया नहीं उन्होंने। और अब जो उन्होंने बड़े कदम उठाए वो है इंडस वाटर ट्रीटी को मुअत्तल करने की बात की है, जो पॉसिबल नहीं है। वर्ल्ड बैंक गारंटियर है, 60 साल पुराना मुआहदा है, अगर वो इसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो यकीनन उन पर बड़े जुर्माने आयद हो सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कुछ छोटी सी बातें की हैं, उसमें जो छोटी छोटी बातें उन्होंने की हैं वो कहा है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे उनको 48 घंटे दिए वापस चले जाएं। जो सिफारती अमला है उनको कहा है कि तादाद कम कर दीजिए, और ये भी कहा है कि इंडिया जो है वो कोई भी कदम उठा सकता है। उनके जो रिटायर्ड जनरल और उनका जो मीडिया है, हम जानते हैं उनके मीडिया में एक्टिंग ज़्यादा होती है, ड्रामा ज़्यादा होता है,
तो ड्रामा शुरू हो जाता है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, जबकि उनकी फौज में इतनी ताकत नहीं है। डिस्कशन का आगाज करते हैं। मेरे साथ दो मौजूद इस वक्त प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। वेलकम करना चाहूँगा उन्हें, मुनव्वर हुसैन साहब, मुनव्वर हुसैन पंवर साहब, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट हैं। पंवर साहब, थैंक यू सो वेरी मच सर आपकी कीमती वक्त के लिए। साथ साथ वाटर एक्सपर्ट हसन अब्बास साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हसन अब्बास साहब यकीनन आजकल किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इस इशू के ऊपर जितनी हसन अब्बास साहब ने लोगों की रहनुमाई की है, समझाया है इस पूरे कैनाल के मामले को और पानी के मामले को, यकीनन मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ इस बात के ऊपर। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हसन अब्बास साहब, आप ही से करना चाहूँगा। पहले तो ये बताइए कि ये जो सिंतास मुआहिदा है, इसको तो हम कह देते हैं कि वर्ल्ड बैंक गारंटियर है, ये नहीं भारत वन साइडेड तौर पे ऊपर इसको ख़त्म कर सकता, कानून के मुताबिक दोनों ने मिलकर इसको ख़त्म करना है। लेकिन हसन साहब, काफ़ी वक्त हो गया, बड़े बूढ़े कहते आए हैं वर्ल्ड वॉर 3, तीसरी जंग अजीम पानी पर होगी। पाकिस्तान में पानी नहरों चोलिस्तान कैनाल्स की वजह से पहले एक सेंसिटिव सब्जेक्ट बना हुआ है, और अब सिंतास मुआहिदा इंडस वाटर ट्रीटी की मुअत्तली भी परेशानी का बायस है। कौमी सलामती का इजलास भी हुआ है। आप इस सिचुएशन को, पूरी सिचुएशन को कैसे देखते हैं? कि आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में अगर भारत ने पानी बंद कर दिया तो सिचुएशन बहुत सीरियस हो सकती है पाकिस्तान में? जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम। मैं सबसे पहले तो मैं ये लोगों को, पाकिस्तानियों को और वो तमाम लोग जो परेशान हैं उनको ये बता दूं कि भारत के पास पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं है। ओके। जो कैपेबिलिटी उन्होंने बनानी थी पानी बंद करने की, और जितनी बना सकते थे वो बना चुके हैं। इससे ज्यादा मुमकिन ही नहीं है कि वो कर सकें। 3 दरिया इंडस वाटर ट्रीटी के नाम पे उन्होंने हमसे हथिया लिए। उसके अलावा उन्होंने 7% वेस्टर्न रिवर से पानी डाइवर्ट करने की इजाजत ले ली, लेकिन जो ईस्टर्न दरिया है वो तो बंद किए जा सकते थे। वेस्टर्न रिवर इतनी मुश्किल माउंटेन्स में बने हुए हैं, जिन लोगों को ज्योग्राफी और जियोलॉजी का थोड़ा सा नॉलेज है वो समझेंगे इस बात को बेहतर, कि वहां से पानी डाइवर्ट करके ले जाना मुमकिन ही नहीं है। और अगर किसी तरीके से आप कोई ऐसा इंजीनियरिंग डिजाइन बना लेते हैं तो वो इतना महंगा है कि आपको वो वारा नहीं खाता। यानी कि जितना आपको पानी मिलेगा वो इतना महंगा होगा कि आप कहते हैं यार ये पानी तो मैं वैसे ही जो इसके इतना महंगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इनफीजिबल है वहां से लेके जाना। लेकिन उन्होंने उसकी भी प्रोविजन ले ली हुई है। इसी के ऊपर मोदी साहब जो स्टेटमेंट्स देते आए पिछले सालों में भी कि जी पाकिस्तान हमारा पानी ले रहा है और हम पाकिस्तान का एक एक बूंद जो है वो अपने हिस्से का पानी वापस लेंगे पाकिस्तान से, क्योंकि शायद मोदी साहब ने भी ज्योग्राफी पूरी नहीं पढ़ी हुई और वो भी समझते हैं कि शायद वो पानी ले लेंगे, वो लेना मुमकिन नहीं है। तो जितना ले सकते थे वो इंडस वाटर ट्रीटी करके ले गए। उसके अलावा उन्होंने जो इंडस वाटर ट्रीटी में दूसरा जो फायदा लिया वो ये लिया कि उन्होंने गंदे नाले, 4 गंदे नाले जो कि आर्टिकल 4 में लिखे हुए हैं, जिसमें फजिलका ड्रेन है, अडियारा ड्रेन है, शाह सलमान ड्रेन है और कसूर ड्रेन है, ये 4 गंदे नाले भी उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में हम फेंकते रहेंगे। और इसके ऊपर उन्होंने ये भी इजाज़त ले ली कि जितना मर्जी गंद फेंके और उसमें जो मर्जी फेंके, वो सब कुछ भी उनको इजाज़त गई। जो उन्होंने कर लिया, अब मजीद उनके पास करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वो बात करते हैं कि ये ट्रीटी खत्म हुई है तो वी हैव नथिंग टू लूज। हमें तो इस मौके का फायदा उठा के फौरन इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, इंटरनेशनल कोर्ट्स में चले जाना चाहिए कि जनाब ट्रीटी खत्म हो गई, उन्होंने उसको हेल्ड इन अबायंस कर दिया और हमें फौरी तौर पे ये गंदे नाले बंद कर देने चाहिए फिजिकली बुलडोजर लगा के। और साथ ही हमें इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए कि जी ये पोल्यूशन जो है इसको रुकवाया जाए, क्योंकि ट्रीटी के होते हुए तो हम इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते, लेकिन जब तक ट्रीटी नहीं है या हेल्ड इन अबायंस है हम इसके ऊपर इंडिया के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं। दूसरा ये कि जब इन्होंने ट्रीटी करनी थी तो उस वक्त इन्होंने ये बात की कि जी हमारे जो है ना वो हम पाकिस्तान के 3 दरिया इसलिए पूरे के पूरे लेना चाहते हैं क्योंकि हमने मुस्तकबिल में राजस्थान केनाल का प्रोजेक्ट करना है। और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट उन्होंने सामने रखा ला के वर्ल्ड बैंक के कि जी ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसमें हमने ये 3 दरिया डालने हैं। अब 60 साल गुजर गए हैं, प्रोजेक्ट उन्होंने कर दिया, लेकिन वो जगह जिसके ऊपर उन्होंने ग्रीनिंग करनी थी वो जगह आज भी डेजर्ट है। 3.8 मिलियन एकड़ फीट जो मिलियन एकड़ जो उन्होंने राजस्थान के जिसमें उन्होंने कैनाल्स बनाई, उसमें से 1% सिर्फ यानी 1% एरिया भी पूरा ग्रीन नहीं हुआ। तो उस चीज को सामने रखते हुए
हम अब इंटरनेशनल कोर्ट में फौरन जाके ये कह सकते हैं कि जो बहाना करके इन्होंने हमसे दरिया लिए, वो बहाना तो ये 60 साल में वो काम नहीं कर सके, इसलिए वो दरिया अब हमें वापस कर दें, क्योंकि आपका डेजर्ट में कुछ भी नहीं हुआ। तो हम तो फौरन जाके अपने वो दरिया वापस ले सकते हैं और इस पोल्यूशन को रुकवा सकते हैं, जबकि वो इसके जो कुछ कर सकते थे कर चुके हैं, वो मजीद कुछ नहीं कर सकते। तो ये पॉइंट तो हमारे फेवर में जाता है कि हम फौरी तौर पे उस पोल्यूशन को रोकें, जिससे हमारे बच्चे पिछले 60 साल से बीमार हो रहे हैं, जिगर की बीमारियां हो रही हैं और तरह तरह की हमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो ये दो काम हम फौरी तौर पे करें, और मेरे तो ख्याल में इनको हमें कल ही इन दोनों चीज़ों को इनिशिएट कर देना चाहिए इंटरनेशनल लेवल पे कि जनाब ये अब क्योंकि उसने ट्रीटी को कहा हेल्ड इन अबायंस है, तो जितनी देर तक कम से कम वो कहता है कि मैंने हेल्ड इन अबायंस रखी है, उतनी देर तक तो हम ये एक्शन कर देना। बिल्कुल सर, वेल सेड। मेरे ख्याल से आपने जो इस पर कंसर्न रेज किया है, एक ऐसा कंसर्न है जो हर पाकिस्तानी का होना चाहिए, पाकिस्तान की लीडरशिप का होना चाहिए। मुनव्वर भंवर साहब, यकीनन बड़ी अच्छी खबर है कि हुकूमत ने फैसला कर लिया है उसूली तौर पे कि कैनाल्स नहीं बनाए जाएंगे। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की मुलाकात वजीर आज़म साहब से, यकीनन हम ये भी जानते हैं कि छठा रोज़ वकील हाईवे बंद करके बैठे हुए हैं। बड़ा मुतालबा किया जा रहा था पिछले 10-15 दिनों से एटलीस्ट कि हुकूमत ये ऐलान करे। आज हुकूमत ये ऐलान कर रही है, तो क्या एक आम आदमी ये समझे कि भारत ने, क्योंकि देखा, दुश्मन मुल्क ने ये देखा कि पानी में आपस के अंदर कितनी सेंसिटिव सिचुएशन है, तो पानी की ही धमकी दी जाए, और जब दुश्मन ने पानी की धमकी दी तो वफाकी हुकूमत मान गई। आप इस सिचुएशन को पवार साहब कैसे देखते हैं? ये बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है। बुनियादी तौर पे भारत को दो मिसपरसेप्शंस रही हैं। पहली मिसपरसेप्शन ये कि पाकिस्तान पॉलिटिकली पोलराइज्ड है, डिवाइडेड है, और दूसरा ये कि इकनॉमिकली वीक है। तो इससे फ़ायदा उठाते हुए इस वक्त ये पानी को वेपनाइज किया जाए, और ये पहली मरतबा वेपनाइज नहीं किया। आपके साथ बहुत ही इफ़ेक्टिव मेहमान मौजूद हैं, बड़ी अच्छी उन्होंने एनालिसिस दी है। 2016 के अंदर भी उड़ी के वाक़े के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि हम पानी को रोक देंगे, बिकॉज पानी और खून साथ में नहीं बह सकते। फिर 2023 में भी पाकिस्तान से उन्होंने डिमांड की थी कि इसको रीनेगोशिएट करें, और 2024 मार्च के अंदर उन्होंने पानी को किसी हद तक एक दरिया के रावी के अंदर उन्होंने रोका भी सही। तो लिहाजा पानी को वेपनाइजेशन के तौर पे इस्तेमाल करना ये उनका पुराना खेल है। जिस तरह से फॉल्स फ्लैग्स ऑपरेशन की अगर हिस्ट्री देखें तो अब तक वो 13 तो इस हवाले से कर चुके हैं। बुनियादी तौर पे इस वक्त भारत सुपर स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर रहा है, जो न्यू मार्क्सिस्ट जिसे कहते हैं, कि अपनी हिस्ट्री और कल्चर और अपने बिलीफ सिस्टम को इस्तेमाल करना। ये और मेजर सोर्स भी है उनकी पॉलिसी मेकिंग का, और ये पॉलिसी मेकिंग कर रहे हैं 3 अशखास, जिसको आप पॉलिटिकल, जिनकी रिजीम नहीं कह सकते, आप इनको दहशतगर्द, मजहबी दहशतगर्द कह सकते हैं। उसके अंदर मोदी है, उसके अंदर डोवल है, उसके अंदर अमित शाह है, और ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान को स्ट्रेटजिकली पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जाए, और इसके साथ जो उनके अपने सियासी मकासद जो हैं, इलेक्शंस जो कि बिहार में चल रहा है, इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, उसमें लोगों की सिंपैथीज़ ली जाएं। तीसरा उनका मकसद ये है कि पाकिस्तान को माशी तौर पे वो गहरा उसका तंग किया जाए और सफारती तौर पे तनहा किया जाए, जिसमें क्रिकेट को नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा वगैरह करना। और इस हवाले से जो इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें प्रोपेगंडा तो बहुत ही सरफहरिस्त है। आपको पता है EU डिसइंफो लैब का, जो कि यूरोपियंस ने जिसे आश्कार किया, और अभी भी 5 मिनट और 15 मिनट और 30 मिनट्स के बाद जिस तरह का प्रोपेगंडा शुरू हुआ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बग़ैर किसी सबूत के, वो भी मुँह बोलता एक सबूत है। इसके साथ वो टेरर फाइनेंसिंग जो है ये भी इंस्ट्रूमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इस हवाले से फेट ऑफ यूनाइटेड नेशंस की बड़ी अच्छी रिपोर्ट है कि 74% जो टेरर फाइनेंसिंग है एशिया में, वो इंडिया करवाता है, और फिर इंडिया मुर्तकिब है इसका इलीगल वेपन्स की तरसील का। और जिस तरह का हमने दहशतगर्दी का नेटवर्क चाहे कुलभूषण यादव की सूरत में पकड़ा, और अभी एक और कोई एजेंट उनका नेटवर्क पकड़ा गया है, जिसका बताया जा रहा है कि कुछ दिनों के बाद गालिबन आश्कार करेंगे। तो दहशतगर्दी के हवाले से भी दुनिया भारत को अच्छी तरह से जानती है। तीसरा जो उनका इंस्ट्रूमेंट है, और वो इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल करते हैं, वो प्रोसिक्यूशन ऑफ द माइनॉरिटी विद इन इंडिया टू इन्फ्लिक्ट द पेन इन द हार्ट ऑफ पाकिस्तानी पीपल। और आपने देखा, या आपने खुद अपने इंट्रो के अंदर भी जिक्र किया कि जो ये इन्होंने बिल पास किया है ज़मीनों
जी, वक्फ के हवाले से जो ऑर्डिनेंस पास किया है, ये तकरीबन 9.4 लाख एकड़ का रकबा बनता है जिसको ये कब्जा करना चाहते हैं। इससे पहले गुजरात में कपड़े के कारोबार पे मुसलमानों का होल्ड था और वो फसादात करा के जिसमें 1 से 2,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए थे, अमलाक जला दी गई थी। उसके बाद उस कपड़े के कारोबार हसन साहब, मेरी दरख्वास्त है हसन साहब, क्योंकि मुसलमानों को और इस्लाम को बदनाम करने के लिए इन्हीं लोगों ने, दुश्मनों ने हमेशा एक वर्ड यूज किया, इस्लामोफोबिया। हम क्यों नहीं ये वर्ड यूज करते हिंदू फोबिया, कि जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है ये हिंदू फोबिया है, कि इनको लगता है कि हर कोई इनके लिए खतरा है और ये सबसे बेहतर है, ये सबसे पवित्र कौम है, बाकी सारे नीच हैं। आई थिंक इट्स टाइम वी स्टार्ट यूजिंग दिस वर्ड मोर ऑफन। हसन साहब, मेरा ये बहुत ही आपने अच्छी बात कही, और इसके हवाले से तो मैं 2 सालों से ये कहता बह रहा हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है कि बुनियादी तौर पे हमारा नैरेटिव वीक है। नैरेटिव वीक यानी हमारी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है लीगली, मोरली, लेकिन हमारा जो नैरेटिव बयानिया है वो उस तरह से दुनिया में नहीं डिसमिनेट होता जिस तरह से भारतीय जाके डिसमिनेट करते हैं। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। मिसाल के तौर पे जो बाहर यूनिवर्सिटीज़ में चेयर पड़ी हैं वो खाली पड़ी हैं और भारतीयों ने अपनी चेयर फिल की हुई हैं, तो वो वहाँ पे बैठ के नैरेटिव बनाते हैं। फिर उनकी इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो CNN का मसला हो या दूसरे जो उनके टॉप के चैनल्स है, वहाँ पे उनकी प्रेजेंस मौजूद है, हमारी नहीं है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि एक तो प्रॉपर नैरेटिव बनना चाहिए और फिर उसकी डिसमिनेशन होनी चाहिए, जो हमारा प्राइवेट मीडिया है, जैसे 365 है, वो कर रहा है। मैं सिर्फ मुख्तसर ये बताऊं कि इसके इफेक्ट खुद भारत के ऊपर बड़े नेगेटिव हैं। एक तो भारत की सोसाइटी पोलराइज्ड हो गई है। इससे पहले भारत की सोसाइटी कभी पोलराइज्ड नहीं थी। जो दलित हैं, सिख्स हैं, कश्मीरी हैं, नागालैंड वाले हैं, मिजोरम वाले हैं, मणिपुर वाले, आप एक फ्रेगमेंटेशन देखते हैं। दूसरा ये कि भारत खित्ते के अंदर आपको आइसोलेट होते हुए नजर आ रहा है, और ये आप सोच नहीं सकते थे कि नेपाल, भूटान, मालदीव की फॉरेन पॉलिसी भारत बनाता था। कहीं इंडिया आउट तहरीक चल रही है और कहीं क्या चल रहा है। तीसरा नेगेटिव इमेज उनका दुनिया में, आप कनाडा में डिटेल में नहीं जाता। हसन साहब मुझे आपसे इजराइल से जुड़ा हुआ सवाल भी पूछना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ ट्राइका नजर आ रहा है काफी, और मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। मैं उनको भी वेलकम करना चाह रहा हूँ पैनल पे। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम। ब्रिगेडियर साहब, मुझे ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले क्विकली आपकी क्या सोच है हिंदू फोबिया पे? और ये वर्ड मैं गुजारिश करूंगा कि आप भी अब रोजाना इस्तेमाल करें जहां भी जाएं, ताकि जिस तरह इन्होंने इस्लामोफोबिया, इस्लाम को बदनाम किया है, इनकी शक्ल भी दुनिया को पता चले कि हिंदू फोबिया क्या है। सर, बिल्कुल पता भी चलना चाहिए। और सेकंड देखिए, दुनिया में ये सिर्फ हैं कितने, सिर्फ इंडिया के अंदर, इंडिया में हिंदू हिंदुस्तान हिंदू ये रियलाइज नहीं करते हैं कि आप ये बताएं कि आपको पता है जनरल जिया के वक्त में जब ये इन्होंने एस्केलेशन की थी 87-89 में, तो उन्होंने राजीव गांधी को मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था एक बात याद रखना, तुम सिर्फ हिंदुस्तान में है, मुसलमान कितने ममालिक हैं, 55 से 60 और 57 खत्म हो जाओगे, अपने मुल्क को संभाल के रखो। राजीव के हाथ से कांटा गिर गया था खाते हुए। ये इनकी साइकी है, दे नीड दिस ट्रीटमेंट। आई डोंट से बहुत मॉडरेट हिंदू हैं जो कि बिल्कुल इसके मुखालिफ है, लेकिन ये जो अखंड भारत वाला जन RRS का ये चारों का टोला, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी, ये इसको लेके तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। और इस वक्त ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं कि ये कितनी बड़ी आग से खेल रहे हैं। दे फील के इजराइल जिस तरह पैलेस्टीन के साथ कर रहा है, अपनी मर्जी कर रहा है, ये पाकिस्तान के साथ कर लेंगे, नॉट रियलाइजिंग कि ये न्यूक्लियर सॉवरन बैटल आर्मी स्टेट है। आप क्या बात कर रहे हैं? आपका मतलब है कि आप हमारे गले को चोक करोगे पानी को, तो हम चुप करके बैठे रहेंगे। डिस्कशन में मैं शामिल कर रहा हूं 2 बड़े मौजूद मेहमान जो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। PTI से एडवोकेट अहमद अवैस साहब और पीपल्स पार्टी से कादर खान मंदोखेल साहब, दोनों किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। अस्सलाम वालेकुम, आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रिया। सवाल यकीनन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी खबर है, हुकूमत राजी हो गई है, कैनाल्स नहीं बनाने का ऐलान करने वाली है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। तकरीबन 7 रोज से सिंध के 7 करोड़ लोग यही मुतालबा कर रहे थे हुकूमत से, लेकिन हुकूमत कुछ मसरूफ नजर आई। शायद मुशावरती अमल बहुत
तवील होगा, इसीलिए इतना वक्त लग गया। लेकिन इस वक्त ये अच्छी खबर आ गई है। इस अच्छी खबर आने से पहले एक और जो बड़ी खबर आई थी, ऑफ कोर्स भारत ने धमकी दी, सिंध ताश मुआहदा मुअत्तल कर देंगे, और दोनों खबरें पानी से जुड़ी हुई हैं। गुफ्तगू करते हैं इसके ऊपर। कादिर खान मंदोखेल साहब, आपसे पहले सवाल पूछना चाहूंगा। यकीनन बिलावल साहब की बड़ी अचीवमेंट है, इवन दो कि कल आपका जलसा भी है, आई थिंक वो एहतजाजी जलसा अब शायद मौखर हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, इसके ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालिएगा। लेकिन डू यू थिंक कि भारतीय धमकी का दबाव आया तभी कौमी सलामती का इजलास बुलाया और तभी आज कैनाल्स ना बनाने का ऐलान भी होने वाला है? आपकी राय इसके ऊपर मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया जतोई साहब। 7 करोड़ सिंध के आवाम को नहीं बल्कि आधे पाकिस्तान को मुबारक हो कि यह नापाक मनसूबा जो है ना वो आखिर हुकूमत ने घुटने टेक दिए है। लेकिन बड़े कंजूस हो आप बिलावल साहब की पीपल्स पार्टी की तारीफ करते हुए। जो सिंध के आवाम के साथ साथ हम भी तो सिंध के आवाम है, हम भी तो एहतजाज जलसे पे जलसे कर रहे हैं। ये आप सारी चीज़ें देख ले तो मैं ये समझ रहा हूँ कि चलो एक मुतफ़क़ा तौर पे या मुश्तरका कहो, सबकी काविश है कि हुकूमत ने घुटने टेक दिए और आखिर में ये जो नापाक अज़ाइम थे और नापाक मनसूबा था जिससे सिंध के आवाम को नहीं बल्कि बलूचिस्तान, पुख्तनख्वा और सेंट्रल पंजाब और जनूबी पंजाब को भी पूरे पाकिस्तान को चोलिस्तान के ऊपर कुर्बान करने का जो प्लान बनाया था वो आज नाकाम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह आवाम की ताकत से। बिल्कुल ठीक, अवाम की ताकत से। आपकी भी यही राय है एडवोकेट अहमद अवैस साहब के? अवाम की ताकत से आज हुकूमत ने ऐलान किया कि वो कैनाल्स नहीं बनाएंगे, ऐलान करने वाली है हुकूमत। बिस्मिल्लाह, बिल्कुल मैं मंदोखेल साहब से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। और ये बिल्कुल एक, इसको कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें एक, अगर आप इजाज़त देंगे तो मैं एक हमारे जो अवामी शायर थे उनका एक बड़ा खूबसूरत शेर है इसके ऊपर, इरशाद। वो कहते हैं कि कोई ठहरा हो लोगों के मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ हैं जिन्हें नाज बहुत अपने तहीं था। कहाँ है? तो इसलिए ये एक अवामी मुतालबा था, जायज मुतालबा था। मैं तो पर्सनली इससे कोई नाराज होता ये ना कता नजर इसके कि मैं नेशनलिस्ट होकर ये बात करता हूँ कि ऐसे मामलात में आपको सीसीआई की मीटिंग को करके एक दूसरे को कॉन्फ्रेंस में लें। और आप क्या समझते हैं अहमद साहब, आप क्या समझते हैं कि भारत ने ये धमकी इसीलिए दी क्योंकि वो देख रहा था कि अंदर पाकिस्तान के पानी के मामले के ऊपर टेंशन कितनी बढ़ गई है, इसीलिए उसने धमकी दी? क्या आप समझते? बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं जी। उसमें उनको नजर आ रहा था कि पाकिस्तान के 2 सूबों में एक प्रॉब्लम जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से है और 2 सूबों आपस में लड़ाई, एक सिलसिला जो है टेंशन डेवलप हो रही है। तो उसने अप्रोप्रिएट टाइम सिलेक्ट किया, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि ये जो है कहता है ना कि फर्क है तरकीब में कौम रसूल हाशमी जी। उन्हें ये अभी मालूम नहीं है कि ये कौम क्या है। बेशक अभी आगे वैसे उनको पता लग चुका है, बहुत दफा उन्होंने हमारे साथ पंजा आजमाई की कोशिश की है। और आपने देखा कि जो ये 2019 में जो वाकया हुआ था, ये आजाद कश्मीर स्टेटस जो ले लिया गया था उससे, और आपने देखा कि वहां पे किस तरह मुंह की खानी पड़ी थी और उनको पाकिस्तान ने दिन दहाड़े उसमें रिटेलिएट किया था दिन के वक्त, और उनके जहाज़ों के ऊपर जिस तरीके से डॉग फाइट हुई और वो कैसे हजीमत उठानी पड़ी पूरे हिंदुस्तान को। अगरचे वो एक ऐसे पायलट को कि जिसका जहाज भी गिर गया और वो भी गिरफ्तार हो गया और हमने उनको उनके हवाले कर दिया जी, उसको बड़े बड़े तमगे दिए ताकि वो कौम में अपनी जो उनकी सुक्की हुई थी उसको कोई थोड़ा सा रोक सकें। बिल्कुल, लेकिन बहरहाल वो आजमाए हुए को दोबारा मत आजमाएं, हम तो ये कहेंगे। बिल्कुल ठीक सर। अब क्या हुआ है, लेटेस्ट अपडेट मैं आज डिस्कस करना चाहता हूं अपने व्यूअर्स के लिए भी, अपने मेहमानों से, वो यही है कि जो कानून आज से 18-19 दिन पहले नाफिजुल अमल हुआ था, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2024 इंडिया में, उसके बाद सर कोई 8,72,852 प्रॉपर्टीज हैं, इमलाक हैं इस बोर्ड, वक्फ बोर्ड के अंदर, जो मुसलमानों के की मस्जिदें हैं, जो उनके मदरसे हैं, जो उनके कब्रिस्तान हैं और दीगर मज़ारात वगैरह वगैरह हैं। उसमें से सर 13,200 पे कानूनी जंग जारी है उनकी ओनरशिप के ऊपर। कोई 58,889 पे कब्जा हो गया है और ये टोटल 8,72,000 से ज़्यादा हैं।
और अब बताया जा रहा है कि जिस तरह बाबरी मस्जिद पे उसको शहीद किया गया, जिस तरह मुसलमानों की दीगर प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा किया गया, मोदी इन मुसलमानों की प्रॉपर्टीज पे कब्जा करना चाहता है और इसके ऊपर मुसलमान वहां के भी एहतजाज कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है ये इसी वजह से हुआ है, इस बिल की वजह से हुआ है। आपकी नजर में ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, इस बिल के हवाले से हमें किस तरह आगाही आवाज उठानी है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ताकि हम हिंदू फोबिया को दुनिया के सामने आश्कार कर सकें? देखें, ये एक बहुत ड्रैकोनियन लॉ लेकर आ रहे हैं। आप मुझे बताइए, जितने वहाँ के महाराजा, नवाब, ये सैफुद्दीन, नवाब पटौदी, जितने भी उनकी, वो सब परेशान हैं। और ये मुझे समझ नहीं आता किस किस्म का ये कोई टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर बन गया है। और इसके लिए जो 3-4 जो टोला है, मैंने वो हमेशा मैं कहता हूँ, वो सारे अमित शाह, राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल ये अखंड भारत को लेके चल रहे हैं। इनको और कोई नजर नहीं, सेकुलर का इन्होंने मसक कर दिया, चेहरा रख के उठा के रख दिया, और उसके बाद इनको किसी की परवाह नहीं है। बात यह है कि यहाँ के वहाँ के मुसलमानों को भी उठना चाहिए, लेकिन कोर्ट स्टोरेज टोटल जो इनके कंट्रोल में है। पाकिस्तान को बिल्कुल आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, पाकिस्तान को प्रोएक्टिव होना चाहिए। पाकिस्तान को, हमारी प्रॉब्लम मुल्क में ये है कि हम एक इवेंट होता है, हम कुछ अर्से के बाद उसको भूल जाते हैं। दैट शुड नेवर हैपन। आप उसको फॉलोअप करें टिल इट इज़ कंक्लूडेड। ये हमें बिल्कुल, इस पर हमें बड़ी सख्ती से अमल करने की ज़रूरत है। और ये बल्कि यहाँ पर आप, बल्कि इमाम से मुसलमानों को चाहिए कि जाके कोर्ट में जाएं, जाके लड़ें इसका केस, और उसके बाद इसको किसी तरीके से रोकें, क्योंकि वहाँ तो अभी टोटल लॉलेस है। जो हिंदू ये आरएस से गुंडे कर रहे हैं वो सब कुछ मर्जी कर रहे हैं। आपके सामने ये जो जहाँ ये इंसिडेंट जो हुआ कश्मीर के अंदर, आप इसको देख लें कि ना आप 400 किलोमीटर के फासले पर वो जाके जगह है, कैसे यहाँ से लोग गए। और बॉर्डर फेंसिंग, आपको पता है कि फेंसिंग ऐसी है कि रात को जब जनरेटर ये लाइट जलती हैं तो आप 100 मीटर से एक कॉइन भी गिरा हो तो आप उसको पिक कर सकते हैं, यहाँ से कुछ जा सकता है। तो ये प्रोपेगेंडा मेरे ख्याल में दुनिया ने अब सिर्फ क्योंकि तजारती बड़ा मुल्क है और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, इससे खामोश रहते हैं। अदरवाइज देनो, आपको नहीं पता कि सैटेलाइट के थ्रू रशिया को, चाइना को और अमेरिका को, यूरोपियन को नहीं पता कि ये किसने मारा, कौन मार रहा था, उसका सब एक एक चीज़ उनके इंफॉर्मेशन होती है। तो ये किसी को पागल नहीं बना सकते हैं। इसलिए ये जिस तरीके से चल रहे हैं, कम से कम कहीं तो कोर्ट, बल्कि दे शुड गो टू इंटरनेशनल कोर्ट, मुसलमान खड़े हो जाए, केस लेके जाएं, बाहर जाके बात करें। इसके ऊपर तो बड़ी सख्ती होनी चाहिए। और किसी में करें, डेमोग्राफी यहाँ की चेंज कर रहे हैं, वहाँ पर उनकी इमलाक को पकड़ कर दिए, उनके सारे बागात खत्म कर दिए और रेस टू ग्राउंड कर दिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बताया जा रहा था उनका एक त्यौहार आ रहा था जिसकी वजह से बहुत सारे हिंदू जमा होते हैं, तो बहुत सारी मुसलमानों की इमारतों को मुनहदम कर दिया, फ्लैट कर दिया ताकि उनके त्यौहार के लिए जगह बन सके। मंदोखेल साहब, जो कानून साजी इंडिया में हो रही है, हिंदू फोबिया परवान चढ़ रहा है। मुसलमानों की 8,72,852 वक्फ इमलाक खतरे में है। अब सैडली हमारे मीडिया ने यह बात 19-18 दिन पहले नहीं चलाना शुरू की, चलानी चाहिए थी। आज जब ये कश्मीर में दहशतगर्दी होती है और मालूम पड़ता है कि ये इससे कनेक्टेड है, मुसलमानों के जज्बात इंतहाई मजरूह हैं, तो आज हम इस पे बात कर रहे हैं। आपकी राय सर, हिंदू फोबिया पे, इस वक्फ एक्ट पे और मस्जिदों पे कब्जा करने के प्लान पे सर? देखिए, प्लान तो उनका आज कोई मिसाइल का उन्होंने तजर्बा किया इसराइल के साथ मिलके। जो इसराइल ने गजा का मुसलमानों को जो आल किया है, तो यही अज़ाम जो है ना वो हिंदू रियासत मोदी का भी यही है कि वो किसी तरह से जो है ना वो मुसलमानों को मकबूजा कश्मीर और उसके बाद आज़ाद कश्मीर को इस तरह काबू में ला के कब्जा करने की जो ख्वाब है वो देख रहे हैं। तो ये जो कसाब है, गुजरात है, इनको ये चीज़ याद रखना चाहिए। बल्कि मैं कहता हूँ, आपने 7 लाख फौज से 12 लाख फौज आपने रखी है, 7 लाख आपने मकबूजा कश्मीर में फौज रखी है। ये तो आपकी नाइली, आपकी निकम्मापन, आपकी सारी कमजोरी तो आज पता चल गया कि आप एक जो टूरिस्ट है उनको भी आप महफूज नहीं बना सकते हो। जबकि वहाँ के जो लोगों के मुख्तलिफ मीडिया में जो इंटरव्यू आते हैं वो ये कहते हैं कि एक 10-10 कदम पे चेक पोस्ट है, तो ये कहाँ से आ गया? तो ये तो मुंह बोलता सबूत है कि इनकी फौज का हालत ये है। लेकिन मोदी को ये पता नहीं है कि 13 लाख फौज आपकी है, लेकिन ये नहीं पता कि पाकिस्तान की तो 25 करोड़ फौज है।
तो आप जरा पंजा आजमाई करके देख रहे हो तो ये 25 करोड़ फौज आपके सामने कैसे खड़ी होगी? आपको माजी याद नहीं है? और फिर मैं ये भी सवाल करता हूं कि अगर आपका एक वाकया होता है और आप पाकिस्तान पे इल्जाम लगाते हो, तो ये पाकिस्तान में जो आपका कुलभूषण यादव पकड़ा गया रंगे हाथों में, हमारे पास तो सबूत है कि आप हमारे मुल्क में दहशतगर्दी कर रहे हो। आपके पास क्या सबूत है कि आप हमने दहशतगर्दी की है? तो ये सिर्फ किनको आपने अच्छा सवाल किया है, उनको पता था कि पूरा सिंध और पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज है ये कैनाल्स के हवाले से, तो यही मौका है कि इनको पानी बंद करने की धमकी दो ताकि ये मुल्क जो है ना मजीद तेज में आ जाए। मगर उनको ये नहीं पता कि हमारी भी एक सोच है, हमारी भी है, जब अगर हिंदुस्तान की बात आती है या दुश्मन मुल्क की बात आती है तो हम सारे मसाइल एक तरफ रख के और एक दीवार बन के आपके सामने 25 के 25 करोड़ खड़े होंगे। एक हमारी 6-7 लाख फौज नहीं, 25 करोड़ फौज। और आपने माजी में भी आजमा लिए कि किस तरह हमारे अवाम किस तरह फौज के शाना बशाना उन्हें आपको मुकाबला की है। आप 1.5 अरब से ज्यादा आबादी वाले मुल्क और हम 25 करोड़, तो आइए पंजा आजमा लिए कि आपकी दिलों में कितना तीर है। सवाल ये कि हमारी जो खारजा पॉलिसी है उस पर हमें थोड़ा फोकस करना चाहिए। ये क्या बात है कि इंडिया के रंगे हाथों हाजिर ड्यूटी जो ना कमांडर पकड़े जाते हैं और हम आलमी मीडिया को उस पर कायल नहीं कर सकते, और इंडिया एक सबूत के बगैर किसी भी तरह, जबकि किसी तंजीम ने उसका मान भी लिया है कि ये हमला हम नहीं किया है, आप पाकिस्तान के ऊपर इस तरह इल्जाम लगा के तो हमें जो आलमी बरादरी है, अक़वाम मुत्तहिदा है, सिक्योरिटी काउंसिल है, उस सतह पे हमने जो अपना केस है उसको मजबूत बनाना है। ये भी कोई शक नहीं इसमें बात में कि इंडियन जो लॉबी है वो बड़ी मजबूत है। इंडिया के जो सनतकार है या इंडिया के जो लोग है वो मुख्तलिफ बड़ी बड़ी कंपनी में एमडी और चेयरमैन और वगैरह वगैरह सरबराह है, तो यकीनन वो सारी लॉबी उनके लिए काम करो। फिर सबसे बढ़ के जो अमेरिका का बगल बचा इसराइल है वो उनके पुष्पनाई कर रहा है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो उन्होंने सिंतास मुआहदा तोड़ के, जो कि उसमें बाकायदा वर्ल्ड बैंक की गारंटी है, वर्ल्ड बैंक के तहत हुआ है, वो एक तरफा तो वो कैंसिल कर नहीं सकता है। लेकिन फिर पाकिस्तान ने बड़ा खूबसूरत और बड़ा मुनासिब जवाब दे दिए कि इनके तकरीबन 100 से ज्यादा जहाज पाकिस्तान के टेरिटरी से गुजरती है, वो आज पाकिस्तान ऐलान कर दे कि इसकी अब कोई जरूरत नहीं है हमारे मुल्क। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने बड़े मुनासिब जवाब दिए। बाकी वो जंग करना चाहते हैं तो 25 के 25 करोड़ अवाम उसके लिए तैयार है। और खुद आपने देखे फारूक अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसने बोला कि पाकिस्तान जो है ना उन्हें चूड़ियां नहीं पहनी है, पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तानी हुकूमत से, अफवाज पाकिस्तान से मैं कहूंगा कि अगर हिंदुस्तान चढ़ाई करेगा तो ये एटम बम को चलाने में आप एक सेकंड ने लगाए, उसको पूरे का पूरे हिंदुस्तान को तबाह कर दे, फिर देखा जाएगा आलमी मीडिया। बिल्कुल ठीक सर। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, मुसलमानों का हाल हम जानते हैं, भारत में बहुत बहुत बुरा है। छुप छुप के उनको बीफ खाना पड़ता है, अगर कोई बीफ खाते हुए पकड़ा जाए तो मॉब लिंचिंग शुरू हो जाती है वहाँ पे। खुद वो पवित्र गाय मूत में नहा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं। जो हिंदू फोबिया का इस वक्त परवान चढ़ता कल्चर है दुनिया में, हिंदुत्व आइडियोलॉजी का, उसके ऊपर आपकी राय अहमद अवैस साहब? देखिए, बात पहली है तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंदू का जो कल्चर और हिंदू का जो मजहब है ये इतना अननेचुरल है कि ये वैसे ही दुनिया में इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, आप वो फैशन करके, नाच गाने करके एक अपने कल्चर को प्रेजेंट करें और वो कॉस्मेटिक अंदाज के अंदर उसको खूबसूरत बना के उसको पेश करें, तो वो एक टाइमली जो है उसकी एक हैसियत है। इसके मुकाबले में मुसलमानों का कल्चर एक वर्ल्ड वाइड, एक इंटरनेशनल, एक ऐसी उसके अंदर जो सच्चाई मौजूद है और उसके अंदर वो कल्चर ऐसा है कि सारी दुनिया में फैला हुआ है। हिंदू कल्चर तो आप इंडिया से निकल के चंद लोग जो बाहर निकल गए तो वो वहाँ पे जाके उसका कोई किसी अंदाज में मुजाहरा करते हों, लेकिन वो तो इंडिया की हद तक महदूद है। बात यह है कि जो जिस तरीके से मुसलमानों के साथ हिंदुस्तान में जो सलूक किया जा रहा है, मैं आपको बता दूं कि ये वक्त दूर नहीं है कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे, कंसोलिडेट करेंगे, और जिस दिन ये काम हो गया और ये काम की तरफ ये कि अपने हर हरकत के साथ ये उस प्रोसेस को तेजी के साथ उस तरफ लेके जा रहे हैं कि मुसलमान जो हैं, चाहे वो
आसाम के हों, बंगाल के हों, या वो यूपी के हों, या दूसरे साउथ के मुसलमान हो, ये सब कंसोलिडेट होंगे। और जिस दिन कंसोलिडेट हो गए तो उस दिन इनको पता लग जाएगा कि ना इनकी उस वक्त जो है ये फौज कुछ कर सकेगी और ना इनकी कोई और ताकत जो है वो उनको रोक सकेगी। ये सेकुलरिज्म की, जिसको देखिए कायद आजम ने, अगर आज दुनिया को पता लग रहा है और आज हिंदुस्तान के मुसलमानों को पता लग रहा है कि ये सेकुलर तो बहुत बड़ा फ्रॉड था, तो आज से 75-76 साल पहले कायद आजम ने पॉइंट आउट किया था कि एक वक्त आएगा कि जब हिंदुस्तान के मुसलमान ये महसूस करेंगे कि वो फैसला जो आज जिसकी वो मुखालफत करते हैं या वो समझते हैं कि ये गलत है, तो उस दिन पछताएंगे, क्योंकि इनको अपने आप को साबित करने के लिए अपनी जिंदगियां गुजार देंगे। और हिंदुस्तान की हिंदू हुकूमत जो है ये कभी उनको उनके फेथ के ऊपर, उनकी ईमानदारी के ऊपर और उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर कभी भी एतमाद नहीं करेंगे। और ये आज आपके सामने है। बिल्कुल ठीक सर। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट ये है जी कि इनको, हिंदुस्तान को, भारत को, ये मेरे ख्याल में बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि वो समझते हैं कि हमारे पास ताकत बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी आबादी है, बहुत बड़े जराए हैं और कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत बड़ी फौज है हमारे मुकाबले में। ठीक। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ने ना सिर्फ हमें उनके हम पल्ला बना दिया, बल्कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में टेक्निक के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो हमारी जो मिसाइल की टेक्नोलॉजी है और हमारे जो प्रोटॉन बम की जो टेक्नोलॉजी है, इट इज मच मोर सुपीरियर देन इंडिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको ज़हन में आज सोच लेना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान ने फुटबॉल खेलने के लिए एटम बम नहीं रखा हुआ। बेशक। जब भी एक कमजोर और ताकतवर में मुकाबला होगा तो ह्यूमन साइकोलॉजी है, ऐसा ही है सर, कि कमजोर अपनी सबसे ताकतवर ऑप्शन को सबसे पहले इस्तेमाल करता है। हमें वो उस तरफ मत धकेलेंगे। बिल्कुल ठीक। अलाउ मी सर, अलाउ मी, मैं ब्रिगेडियर हारिस नवाज से बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाहता हूँ। ब्रिगेडियर साहब, ये तो पूरी कौम जानती है कि हमारी फौज, जिस तरह एमएस साहब ने भी कहा कि भले क्वांटिटी में कम हो, पर हमारी फौज में जो ताकत है, जो जज्बा है, जो बहादुरी है, जो शहादत का एक जज्बा उनके अंदर पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी फौज ज़्यादा ताकतवर है। भारत की फौज थोड़ी सी डरपोक, उसे फट्टू भी कहा जाता है, भाग जाते हैं, लड़ने की ताकत नहीं है, पाकिस्तानी जहाज़ को देख के अपना जहाज़ गिरा देते हैं। एट द सेम टाइम सर, उनका मीडिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है, दुनिया भर में मकबूल है, वो अपना नैरेटिव जिस तरह भी चाहें फैला देते हैं, वायरल करते हैं, आबादी इतनी ज़्यादा है। और हमारा मीडिया कमज़ोर है, हम शायद वो नैरेटिव उस तरह नहीं बिल्ड कर पाते जिस तरह इंडिया करता है। तो हमारा मीडिया क्यों कमज़ोर है और उनकी फ़ौज क्यों कमज़ोर है, इस पर बात कीजिएगा ब्रिगेडियर साहब। देखिए, नंबर 1 बात यह है कि फ़ौज उनकी बिल्कुल अनट्रेंड, अनप्रोफेशनल है, एंड दे कैन किल ओनली इनोसेंट। ये कश्मीरी औरतें, बच्चे, बूढ़ों को या मुसलमानों को लिंचिंग कर लेंगे, या मणिपुर में जाके क्रिश्चियन को मार लेंगे या सिखों को मार लेंगे। बात यह है कि यू नीड टू हैव अ इंस्पायरिंग कमांड। आपको पता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा सुसाइड जवान सिपाहियों का रेट है, सुसाइड करने का, पूरी दुनिया के अंदर, बिकॉज दे डोंट ट्रस्ट द कमांड। नंबर 2 बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज, दे आर वेल ट्रेंड, उसके बाद दे आर हाईली बैटल हार्डन्ड, आपके 30 साल से लड़ रहे हैं। और मिसाइल टेक्नोलॉजी, जैसे अवैस भाई बात कर रहे थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी हमारी दुनिया में मॉडर्न है। एक एक इंच एरिया इंडिया का कवर है हमारे रेंज पे मिसाइल के। जनरल ज़िया जब 87 में एस्केलेशन हुई थी, मुझे याद है, तो जनरल ज़िया को जब बड़ा ये बॉर्डर फौजी आ गई थी, सब कुछ हो गया था, तो जनरल ज़िया ने राजीव गांधी को मैसेज भेजा था। उन्होंने कहा था, देखो तुम सिर्फ एक तुम्हारा मुल्क है हिंदुस्तान, मुसलमान 50 से 60 ममालिक हैं, बिल्कुल लड़ाई होगी। मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा, तो ये, हाँ जी, तो वाइप आउट हो जाएंगे, मुसलमान फिर भी बचे रहेंगे। मीडिया सर, नैरेटिव, बयानिए की जान बहुत वीक लिंक है। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, आई लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर जर्नलिस्ट। बात ये है
कि आपके सामने उन्होंने वॉर हिस्टेरिया क्रिएट किया हुआ इस वक्त, सोशल मीडिया, उसके बाद उनकी वेबसाइट्स, और उसके बाद जो उनका यहाँ कर इंडियन में मुझे इतनी कॉल्स आई हैं उनकी, आई डिड नॉट अटेंड इवन देयर वन प्रोग्राम, बिल्कुल मुझे पता है वो क्या चाहते हैं और क्या करते हैं। इस तरीके से वो बात करते हैं, वो अपने अवाम की पिच को जो एक हाइब्रिड वॉर में होता है वो उसको उठा के उस लेवल पर ले गए हैं जहाँ से दे विल हैव टू डू समथिंग, इस लेवल तक लेके। उनके चीफ आर्मी साहब रिटायर्ड जनरल बख्शी साहब जिस तरीके से छलांगे मारे हैं कुर्सियों में चला उछल उछल के, आई मीन आई एम अमेज्ड कि ये सीनियर ऑफिसर्स किस किस्म के हैं। दे डोंट नो द रियलिटी, व्हाट इज द रियलिटी, व्हाट हैज हैपेंड विद यू। आप जितने रेफाल्स ले हैं, आप जितने F-35 ले हैं, स्टेल्थ ले हैं, इट इज़ मैन बिहाइंड द ट्रेन पायलट एंड देन जज्बा शहादत। इनके जनरल से आपस में बात करते, मैंने खुद सुना है, कहते हैं पाकिस्तान से नहीं जी सकते, पाकिस्तान के फौजियों को शहीद होने का शौक है, जज्बा शहादत है, हम जिंदा रहना चाहते हैं, ये मरना चाहते हैं, हम इनसे कैसे मुकाबला करेंगे। राइट ब्रिगेडियर साहब, आई एम आउट ऑफ टाइम। थैंक यू सो वेरी मच ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। कादर खान बंदोखेल साहब, बहुत शुक्रिया। एडवोकेट अहमद अवैस साहब, अपना फीडबैक सोशल मीडिया पर व्यूज मुझे जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू ऑन मंडे। देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।